तो बात करते हैं संवैधानिक विकास की। देखो, संविधान समझने से पहले अगर हम किसी भी देश का संविधान समझना चाहते हैं तो संविधान समझने से पहले उस देश के संवैधानिक विकास को समझना होगा। संवैधानिक विकास को समझना होगा। हम इसको संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास कह सकते हैं। और जब तक हम संवैधानिक विकास को या संवैधानिक इतिहास को नहीं समझते हैं तब तक हम उस देश के संविधान को आसानी के साथ नहीं समझ सकते। अगर हम भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो भारतीय संविधान के इतिहास को, संवैधानिक विकास को समझना होगा। बिना संवैधानिक विकास के समझे, बिना संवैधानिक इतिहास को समझे हम किसी भी देश के संविधान को नहीं समझ सकते। तो हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों के अंदर हुआ और किस तरीके से भारतीय संविधान का विकास हुआ, ये समझेंगे। हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उस राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि के अंदर हमारे संविधान का विकास हुआ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो विकास हुआ वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने या औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के लिए जो संघर्ष चला, इसी का नाम हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देते हैं। तो ये अंग्रेजों की ओर से या ब्रिटेन की कहें ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत में लंबे समय तक शासन रहा, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसको हम शॉर्ट में IIC लिख देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देते हैं, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संघर्ष का इतिहास रहा उसकी चर्चा हम संवैधानिक इतिहास में करते हैं। इस कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड, बहुत लंबा नाम है, याद भी रखना है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का पूरा नाम, जिसको हम सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। और इस कंपनी का जो स्थापना हुई, जो रजिस्ट्रेशन हुआ, इस कंपनी की जो स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है वो किसके समय में होती है? महारानी एलिजाबेथ के समय में होती है। किसके समय में होती है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और महारानी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देती है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। और 15 वर्षों के लिए कौन से देशों के साथ? पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान करती है। पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान करती है। व्यापार की अनुमति। अब यहाँ प्रारंभिक हम जान चुके हैं कि इस कंपनी का जो उद्देश्य था वो मात्र और मात्र कौन सा उद्देश्य था? व्यापार करना उद्देश्य था।
और ये कंपनी भारत में प्रारंभिक जिस उद्देश्य को लेकर के आई, व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के ही आई थी। अगर हम इस कंपनी के बारे में देखते हैं कि प्रारंभिक इसकी पूंजी, जैसे हमको प्रारंभिक पूंजी देखने को मिलती है 30,133 पाउंड, इसकी इतनी प्रारंभिक पूंजी थी। और ये प्रोप्राइटर्स मतलब जो भागीदार थे, उन भागीदारों की एक पार्टी थी, इसमें करीबन 217 भागीदार थे और वो 217 भागीदार मिल करके इस कंपनी का संचालन करते थे। तो यूँ अपन देख सकते हैं कि ये कंपनी प्रारंभिक सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य को लेकर के भारत में आई थी, लेकिन बाद में ये कंपनी व्यापारिक उद्देश्य को छोड़ करके किस ओर बढ़ना शुरू कर देती है, ये कंपनी राजनीति की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, भारत में शासन सत्ता का संचालन करना शुरू कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि जो भारत आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रतिनिधि भारत आया 1608 में। कब आया? 1608 में आया। और 1608 में कौन आया? 1608 में हॉकिंस आया। हॉकिंस जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर। जहाज का नाम याद रखना। कई बार अब नॉर्मली सवाल बहुत हो गए, ऊपर से सरल सरल किताबों से बहुत पढ़ लिए, अब पढ़ना है तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूछने के जो नॉर्मली तरीके थे वो गायब हो गए, बहुत ही गहराई के साथ पूछा जा रहा है, तो इसको गहराई से ही याद रखना है। हेक्टर जहाज से आया था। किससे आया था? ये हेक्टर जहाज से आया था। क्यों आया था? ये व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। किसके लिए आया था? व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए आया था। ये जो हेक्टर जहाज था, इस जहाज का सेनापति था, यूं कहें कि जहाज का कमांडर था, वो था हॉकिंस। और ये भारत आया था 1608 में और व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। और इस समय भारत के अंदर जो शासन सत्ता चल रही है, 1608 की बात है, तो भारत के अंदर मुगल शासन कर रहे हैं। और मुगलों में अगर बात करें तो इस समय जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? जहांगीर का शासन चल रहा है। किसका चल रहा है? जहांगीर का शासन चल रहा है। और जहांगीर का जो इस समय दरबार लग रहा है वो कहाँ पर लगता है? आगरा के अंदर जहांगीर का दरबार लग रहा है। ये हॉकिंस सूरत के तट पर पहुंचा था सबसे पहले। कहाँ पर पहुंचा था हॉकिंस? सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। और यह सूरत बंदरगाह से जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से आगरा जाता है। और ये आगरा में जाकर के किससे मिलता है? जहांगीर से मिलता है। और आपको ये बता दें कि हॉकिंस उस समय फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। किस भाषा का ये हॉकिंस? हॉकिंस फारसी और फारसी के साथ साथ वो तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। और अपन जानते हैं कि मुगलों के समय सबसे जो भाषा चल रही थी वो फारसी और तुर्की ही ज़्यादा चल रही थी। तो इसने हॉकिंस ने अपने भाषा कौशल के द्वारा, किसके द्वारा? अपने भाषा कौशल के द्वारा जहांगीर को प्रभावित कर दिया। और प्रभावित होने के बाद जहांगीर ने हॉकिंस को भारत में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी, व्यापार करने की। इसी अनुमति के तहत आपको बता दें 1612 में, कब? 1612 के अंदर सूरत में, कहाँ पर? सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। और ये सवाल कई बार यहाँ से पूछा गया है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की जो स्थापना हुई थी वो सूरत में हुई थी। और ये हुई थी 1612 के अंदर। हॉकिंस ने अपने इस प्रभावी भाषा कौशल के माध्यम से जहांगीर को प्रभावित किया। और जहांगीर को प्रभावित करके उसने व्यापारिक कोठी की अनुमति प्राप्त कर ली। हालांकि बाद के अंदर पुर्तगालियों से विवादित होने की वजह से, क्योंकि इस समय पुर्तगाली प्रभावशाली थे और पुर्तगालियों से विवाद होने की वजह से जहांगीर ने हॉकिंस से व्यापारिक कोठी की अनुमति को वापस ले लिया था।
उसके बाद सर टॉमस रो आएगा। टॉमस रो दोबारा व्यापारिक अनुमति प्राप्त करेगा। एक बार इसको मिल गई थी लेकिन वो बाद में वापस ले ली गई थी। इसका प्रभाव इतना था कि जहांगीर ने इसको 2 उपाधियां भी दे दी थी। एक तो उपाधि दी थी फिरंगी खां। कौन सी उपाधि दी थी? फिरंगी खां की उपाधि दी थी। किसको? हॉकिंस को जहांगीर ने फिरंगी खां की उपाधि दी। और फिरंगी खां के साथ साथ इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। किसकी? इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दी थी। किसने? जहांगीर ने हॉकिंस को। और उपाधियों की बात छोड़ो, उपाधि के साथ साथ जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दे दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने का? 400 का मनसब भी हॉकिंस को दे दिया था। लेकिन बाद में पुर्तगालियों से विवाद होने की वजह से हॉकिंस को वापस जाना पड़ा और उसको जो व्यापारिक अनुमति दी थी वो भी समाप्त हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा जो प्रतिनिधि आता है वो आता है 1615 में। कब आता है? 1615 में। और वो 1615 में आने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? सर टॉमस रो। बहुत बार सवाल पूछा गया है, सर टॉमस रो दोबारा आता है। सर टॉमस रो भी सूरत पहुंचता है। 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। और सूरत पहुंचने के बाद इसको जहांगीर के दरबार में मिलने के लिए जाना था। तो सर टॉमस रो भी दोबारा किससे मुलाकात करेगा? जहांगीर से मुलाकात करेगा। इस समय जो जहांगीर है वो जहांगीर अपना दरबार कहाँ पर लगा रहा है? अजमेर के अंदर जहांगीर अपना दरबार लगा रहा है। और ये अजमेर पहुंचता है 23 दिसंबर 1615 को। कब पहुंचा? 23 दिसंबर 1615 को पहुंचता है। लेकिन जल्दी उसकी मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात में काफ़ी समय लग जाता है। और काफ़ी समय के बाद ये जहांगीर से अजमेर के अंदर 10 जनवरी, ये तारीख भी कई बार पूछी जाती है, 10 जनवरी 1616 को उसकी जहांगीर से मुलाकात होती है। और ये जहांगीर को बहुत ही प्रभावित कर लेता है और जहांगीर उसको व्यापारिक अनुमति भी प्रदान कर देता है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ स्थायी रूप से व्यापार है वो प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे इनकी व्यापारिक आकांक्षाएं बढ़ना शुरू होती है। ये कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीति की ओर बदलने का प्रयास करती है। और इसी प्रयास के अंदर ये कंपनी सबसे पहले भारत के एक क्षेत्र पर अधिकार करती है, बंगाल पर। और इस समय बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक युद्ध होता है और जिस युद्ध को कहा जाता है प्लासी का युद्ध। किस नाम से जाना जाता है? प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा जाता है? ये प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है 23 जून 1757 को। कब लड़ा जाता है? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। और ये प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? ये प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। एक साइड कौन है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। और दूसरी साइड कौन है? दूसरी साइड है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस समय जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव है वो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता है। इस प्लासी के युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है वो हार जाता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर अपना अधिकार कर लेती है, बंगाल पर अपना आधिपत्य कर लेती है। ये जो प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी एक जगह है, ये प्लासी एक जगह है, ये प्लासी है बंगाल के अंदर आई हुई। और बंगाल के अंदर ये नदिया जिले में, कहाँ पर? नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है प्लासी।
और इसी स्थान के नाम से ही इसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस पर अधिकार कर लेती है? बंगाल पर अधिकार कर लेती है। ये भारत के इतिहास में गुलामी का प्रथम कदम था। यूँ कहें कि इसी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दोबारा जो संघर्ष होता है, दूसरे युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थायी रूप से स्थापना हो जाती है। अगला युद्ध लड़ा जाता है बक्सर का युद्ध। कौन सा लड़ा जाता है? बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और बक्सर के युद्ध के बाद स्थायी रूप से भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो जाता है। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। कब लड़ा जाता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर भी एक जगह है, बिहार की जगह है। बिहार के आरा जिले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बक्सर, और उसी के नाम से इस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस बक्सर युद्ध के समय एक साइड 3 शासक थे, एक साइड 3 व्यक्ति थे। एक तो था बंगाल का शासक, एक कौन था? बंगाल का शासक। और बंगाल का शासक कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। और आपको ये बता दें कि ये मीर कासिम जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय सिराजुद्दौला की सेना में था, लेकिन ये सिराजुद्दौला से होकर के किससे मिल जाता है? रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है। और उसके बाद इसको अंग्रेजों के द्वारा भारत का शासक बना दिया जाता है, लेकिन बाद में ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। तो एक साइड तो ये बंगाल का नवाब है मीर कासिम, और दूसरी साइड है अवध का। दूसरी साइड कौन है? दूसरी साइड अवध का शासक है शुजाउद्दौला। कौन है? अवध का शुजाउद्दौला। और तीसरा जो व्यक्ति है वो है मुगल बादशाह। तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा है मुगल शासक, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है। और ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक साइड इन तीनों की सेना है और एक साइड है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस समय नेतृत्व कर रहा है वो कर रहा है मुनरो। कौन कर रहा है? मुनरो कर रहा है। इस युद्ध के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये तीनों शासक है वो पराजित हो जाते हैं। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन शासकों को एक संधि करनी पड़ती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की जो संधि है ये होती है 1765 के अंदर, और ये इन शासकों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जगह, कहाँ पर? एक तो बंगाल के साथ दूसरा बिहार, और बिहार के साथ तीसरा उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और इन तीनों जगह से कर एकत्रित करने का, वसूलने का, टैक्स लेने का जो अधिकार है वो किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में स्थायी रूप से अपने शासन व्यवस्था है वो जमा लेती है, और यहीं से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। अब जैसे जैसे ये कंपनी अपने व्यापारिक से राजनीति की ओर चलना शुरू हो जाती है तो ब्रिटिश संसद ये प्रयास करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियमों की, अधिनियमों की एक श्रृंखला जारी की जाती है। उसके बाद एक श्रृंखला चलती है। अपन संवैधानिक इतिहास के अंदर
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, ये हमारा पूरा जो संवैधानिक विकास था, इस पूरे संवैधानिक विकास को हम दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं, दो भागों के अंदर विभाजित कर देते हैं। एक प्रथम भाग के अंदर हम लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला जो एक्ट लागू किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 से लगा करके 1853 तक का जो समय था, ये जो समय है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है? 1773 से लगा करके 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, 1858 तक रहता है, लेकिन जो अधिनियम बना था वो अंतिम 1853 का बना था, इसलिए हम 1853 लिख रहे हैं। अगर यहाँ आपकी इच्छा है तो 1858 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, इस 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और यहाँ से शासन शुरू हो जाता है ब्रिटिश ताज का शासन। 1858 से लगा करके 1947 तक का जो समय है ये था ब्रिटिश ताज का शासन, अपन कह सकते हैं। इस समय जो कानून बनाए जा रहे हैं ब्रिटिश ताज का शासन। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन इसके बाद सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही भारत की शासन सत्ता को चलाया जा रहा है। तो हम पूरे संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट रहे हैं। प्रथम भाग के अंदर हम ले रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लगा करके 1858 तक, और दूसरे भाग के अंदर हम ले रहे हैं ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लगा करके 1947 तक। इस समय के बीच में इस कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश संसद के द्वारा नियमों और अधिनियमों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई। बहुत सारे नियम और कानून बने, जिसमें सबसे पहला कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा बना? रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में। 1773 के बाद 1781 में एक और छोटा सा कानून बना, और 1773 के बाद बना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 को अपन पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। 1784 के बाद एक चार्टरों की श्रृंखला चली, जिसमें 4 चार्टर प्रकाशित हुए। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट आया 1833 में, और चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट आया 1853 में। तो चार्टरों की 4 श्रृंखला चली। अगर गलत बोल पाया हूँ तो दोबारा थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813, फिर 1833 और फिर 1853। ये 4 चार्टर श्रृंखलाएं आई, और इसके बाद आ जाती है ब्रिटिश ताज का शासन, जिसका पहला अधिनियम बना था भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद 2 बनते हैं काउंसिल एक्ट, एक बनता है 1861 में और एक बनता है 1892 में। फिर बनता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको अपन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा बनता है 1919 में, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू सैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला बनता है 1935 में, जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और फिर 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है, और उसी के आधार पर 1947 में स्वतंत्र भारत अधिनियम पारित हो जाता है, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीके से अधिनियम और नियमों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसको हम विभिन्न अधिनियमों के नाम से जानते हैं। सबसे पहला अधिनियम है हमारा वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर
शासन व्यवस्था को, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए भारत में जो पहला कानून था, पहला अधिनियम था, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय बना था, ब्रिटेन के अंदर बना था, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ इस समय प्रधानमंत्री थे। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ध्यान रखने के लिए एक गुप्त समिति का गठन किया था, जिसको सीक्रेट कमेटी भी कहा जाता है। सीक्रेट कमेटी का गठन किया और इस सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर? इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को, इस एक्ट को जारी किया था। ये एक्ट भारत के अंदर जो लागू होता है, ये लागू होता है भारत के अंदर, कब लागू होता है? ये भारत के अंदर लागू होता है 21 जून। कब होता है? 21 जून 1773 को ये लागू होता है। 21 जून 1773 को लागू होता है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम नियम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से भारत में बनाया गया प्रथम नियम था। यानी इस नियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इसलिए इसी एक्ट को विनियमन अधिनियम भी, विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसको विनियमन अधिनियम, विनियमन का मतलब व्यवस्थित करने वाला, नियमित करने वाला। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने वाला प्रथम कदम था, प्रथम नियम था। इसलिए इसको विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन ये हुआ इस अधिनियम के द्वारा कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदला गया। और पद नाम बदल करके क्या किया गया? गवर्नर जनरल किया गया। पद नाम क्या रखा गया? गवर्नर जनरल पद नाम बदल करके रखा गया। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के द्वारा पहला परिवर्तन ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके क्या रखा गया? गवर्नर जनरल रखा गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरा प्रयास ये किया गया कि गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई। किसकी? गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया। और इस गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी रखी गई? सदस्य संख्या 4 रखी गई। कितनी रखी गई? 4 सदस्य संख्या रखी गई। 4 कौन कौन से थे? एक था फिलिप फ्रांसिस। कौन था? एक फिलिप फ्रांसिस। याद रखने थोड़े से मुश्किल है, बाकी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आसानी के साथ याद रह जाएगा। फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग। एक और कौन था? क्लेवरिंग था। क्लेवरिंग के साथ दूसरा था मानसन। दूसरा कौन सा था? मानसन था। मानसन था। और मानसन के साथ तीसरा जो व्यक्ति था, फिलिप फ्रांसिस हो गया।
क्लेवरिंग हो गया, मानसन हो गया, और मानसन के साथ तीसरा व्यक्ति था, वो था वारवेल। थोड़े नाम मुश्किल है भाई, थोड़े से मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेज़ों के नाम मेरी तरह है। जिस तरीके से मेरा नाम मुश्किल है ना, उसी तरीके से इनके नाम भी थोड़े मुश्किल है। तो ये 4 सदस्य, हालांकि ये नाम तो कोई पूछेगा नहीं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, फिर भी थोड़ा सा सीरियसली रख लेना, क्योंकि क्या पता हो जाए कि इसके नाम कभी भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जा सकते हैं। तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग हो गया, मानसन हो गया और वारवेल हो गया। ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया, और 4 सदस्य इसमें शामिल किए गए जो गवर्नर जनरल को सहायता पहुंचाने का कार्य करते थे। अगला परिवर्तन ये किया गया कि इसके अतिरिक्त 2 और प्रेसिडेंसियां थी, तो इसके अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मुंबई के साथ कौन सी, मद्रास। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल की प्रेसिडेंसी का जो अध्यक्ष बना था, गवर्नर जनरल बना, तो इन प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और यहाँ का जो पूरा शासन व्यवस्था थी, पूरी शासन व्यवस्था का मतलब था कि यहाँ पर जो विदेश नीति थी, यहाँ पर युद्ध था या शांति नीति, ये सारी थी। तो यहाँ के जो भी अधिकार थे, जैसे यहाँ के विदेश संबंधी थे, विदेश संबंध के साथ साथ यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने या शांति व्यवस्था के साथ युद्ध की स्थिति बने, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं थी यहाँ की, ये किसको दे दी गई? ये सारी व्यवस्थाएं बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केंद्रीय शासन की नींव रख दी गई। किसकी रखी गई? केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ये केंद्रीय शासन की नींव ही होगी कि जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी, इन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन डाल दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन डाल दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्रीय शासन हो गई, क्योंकि ये बंगाल के अधीन चली गई। तो कह सकते हैं कि इस अधिनियम से भारत में केंद्रीय शासन की या केंद्रीकृत शासन की जो नींव है वो रखी गई। अगला परिवर्तन ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक मंडल का गठन किया गया, जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। नियंत्रण मंडल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, निर्देशन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो आर्थिक मामले थे, कौन से मामले थे? कंपनी के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखने का काम इसको सौंपा गया। कंपनी के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखने का काम किसको सौंपा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंपा गया। आगे 1784 का जो पिट्स एक्ट आएगा, उस पिट्स एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखेगा, और ये कंपनी के आर्थिक मामलों को देख रहा था। अगला परिवर्तन ये किया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस, कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकता है। बिना लाइसेंस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह किया गया कि अब तक कंपनी के कर्मचारी व्यापार अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंधित कर दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अगर व्यापार करता है तो वो व्यापार ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेगा, और अनुमति के बाद ही वो व्यापार कर सकता है, वरना सीधे वो व्यापार नहीं कर सकता। अगली बात ये हुई कि यहाँ पर एक कोर्ट का गठन किया गया फोर्ट विलियम्स में। फोर्ट विलियम का मतलब है कलकत्ता। फोर्ट विलियम का मतलब है कलकत्ता, और कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है।
कलकत्ता के अंदर किसका गठन किया गया? उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। और ये उच्चतम न्यायालय का जो गठन हुआ था, उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था 26 जुलाई 1774 को। कब हुआ था? 26 जुलाई 1774 को फोर्ट विलियम यानी कोलकाता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की है वो स्थापना की गई। और इस उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का, यहाँ एक बात और ध्यान रखना, इस उच्चतम न्यायालय, ये जो उच्चतम न्यायालय लिखा अपन ने, ये न्याय का अंतिम न्यायालय नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में, ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब ये न्याय का अंतिम न्यायालय नहीं था, लेकिन भारत में ये न्याय का सबसे बड़ा न्यायालय था। इसकी स्थापना हुई 26 जुलाई 1774 को और इसके अंदर कुल 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। कितने न्यायाधीशों का? 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। 4 न्यायाधीशों का मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। मुख्य न्यायाधीश बना, वो बने सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा भी लिखा मिलता है कई बार, थोड़ा उसको भी ध्यान रखते। सर एलिजा इम्पे है वो इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। यानी इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? सर एलिजा इम्पे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके अतिरिक्त 3 और न्यायाधीश थे। 3 और न्यायाधीशों में एक तो थे चैम्बर्स, और चैम्बर्स के साथ दूसरे जो न्यायाधीश थे वो थे निमेस्टर। चैम्बर्स, निमेस्टर और हाइड, हाँ निमेस्टर्स ही थे दूसरे। चैम्बर्स, निमेस्टर नहीं, लिमेस्टर्स थे यार, ठीक है, लिमेस्टर और हाइडर। ये भी बहुत याद नाम रखने थोड़े मुश्किल है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो रह जाएंगे। 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य थे, जिसमें एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम था लिमेस्टर और तीसरे का नाम था हाइडर, जिसको हाइडर या कई बार हाइड भी लिखा हुआ मिलता है। हाइडर नहीं मिलता है तो कई बार हाइड भी मिल जाता है। तो ये 3 अन्य और एक मुख्य 4 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। और यहाँ आपको ये बता दें कि इस समय जो रिट विषयक अधिकार है, कुछ अधिकार इस न्यायालय को भी थे। जैसे इस न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त है इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ इसको उत्प्रेषण का भी अधिकार था, उत्प्रेषण रेट भी जारी की जा सकती थी। और उत्प्रेषण रेट के साथ साथ प्रमादेश का भी थी, प्रमादेश। और प्रमादेश के साथ एक और थी त्रुटि विषयक रिट, त्रुटि विषयक रिट। ये कुल 4 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार इस न्यायालय को भी इस समय था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी था, उत्प्रेषण का भी था, प्रमादेश का भी था और त्रुटि विषयक रिट जारी करने का अधिकार भी इस अधिनियम में था। तो इस तरीके से ये रेगुलेटिंग एक्ट चला। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद दूसरा आता है 1781 का अधिनियम। ये ज़्यादातर किताबों में दिया हुआ नहीं, 11th राजस्थान अध्ययन की किताब है, इसमें इसको काफ़ी व्यवस्थित दिया गया। लेकिन इसके अंदर छोटा सा प्रयास ये किया गया था कि इस एक्ट के अंदर जो कमियां रह गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कमियां रह गई थी, उस कमियों को सुधारने का प्रयास किया गया था 1781 में। और इम्पोर्टेंट इसके बाद आ जाता है, वो आता है 1784 का पिट्स एक्ट अधिनियम। इसको जल्दी से एक बार थोड़ा सा अपन वापस देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ भी ध्यान रख लेना। ये रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू किया गया प्रथम अधिनियम था। भारत में लागू किया गया ये प्रथम अधिनियम था, प्रथम एक्ट था। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इसलिए इस अधिनियम को विनियमन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी गठित की और उस कमेटी की रिपोर्ट पर इस अधिनियम एक्ट को लागू किया। ये एक्ट लागू हुआ 21 जून 1773 को लागू हुआ। इसके द्वारा जो परिवर्तन हुए, पहला हुआ बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल रख दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दूसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया, और इस गवर्नर परिषद के जो 4 सदस्य थे वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल, ये 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो विदेशी संबंध थे, जो युद्ध के समय या शांति बनाए रखने की बात थी, ये अधिकार भी किसको दे दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। और इसलिए कहा कि इस अधिनियम से भारत में केंद्रीय शासन की नींव है वो रखी गई थी। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, निर्देशन मंडल का गठन किया गया, और ये निर्देशन मंडल क्या काम कर रहा था, ये कंपनी के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रखने का काम कर रहा था। दूसरा परिवर्तन ये किया गया, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकता था, और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अगला मोस्ट और इम्पोर्टेंट काम ये हुआ कि कोलकाता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 26 जुलाई 1774 को। लेकिन यह न्याय का अंतिम न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल के अंदर अपील की जा सकती थी। इसलिए भारत में न्याय का सबसे बड़ा न्यायालय था, लेकिन यह न्याय का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, वो बने सर एलिजा एम्पे। कौन बने, सर एलिजा एम्पे बने, और इन एम्पे के साथ कुल 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्यों में चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड का नाम आता है। और इस न्यायालय को भी वर्तमान न्यायालय के समान कुछ रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश और त्रुटिविषयक रिटें आती हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आगे वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बात और, अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं ज़रूर, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो हमारा मनोबल होता है, और उसी की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, उसी की वजह से हम आगे रिकॉर्ड कर पाते हैं।